नमस्कार विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश के इतिहास विषय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स से और मेंस को लेकर के जो हम इतिहास विषय की कक्षा में चर्चा कर रहे हैं, एक व्यापक समझ जो है बना रहे हैं, उस क्लास को जो है ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये क्लास जो है प्रीलिम्स और मेंस जो है दोनों के लिए है। और आज की जो हम इस क्लास में देखने वाले हैं वो है हमारा जो है ग्वालियर का तोमर वंश देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी तक अगर हम बात करें, अगर आपने जो है क्लास को ध्यानपूर्वक देखा हुआ है, शुरू से जो है अंत तक देखा हुआ है, तो आपको पता होगा कि हम जो है मध्य प्रदेश में आंसर राइटिंग के संदर्भ में जो है कहाँ से शुरू किया था। प्राग ऐतिहासिक काल से, यानी कि पाषाण काल से जो है हमने मध्य प्रदेश में शुरू किया था। और ये जो है मध्य प्रदेश के जितने भी राजवंश वाली यूनिट है, क्या है, मध्य प्रदेश की जितने भी राजवंश वाली जो यूनिट है उसकी जो है कंप्लीट यूनिट जो है पूरी होने वाली है। आज जो है ग्वालियर का हम क्या देखेंगे, तोमर राजवंश देखेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं है और इसमें जो है आपको क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जितने राजवंश लिखे हुए थे, चाहे वो कच्छपघात राजवंश हो, चाहे वो गर्दभिल्ल वंश हो, चाहे चंदेल वंश हो, चाहे परमार वंश हो, चाहे कलचुरी हो, चाहे वो तोमर हो, या फिर जो है अन्य जो भी राजवंश हमारी यूनिट में थे वो सभी कर लिए हैं। आज जो है लास्ट जो है, अगर कोई रह जाता है तो आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये वाला वंश जो है रह गया है और एमपीपीएससी मेंस वाली यूनिट के सिलेबस में दिया होना चाहिए। चलिएगा हम बात करते हैं तोमर डायनेस्टी ऑफ ग्वालियर रीजन। ठीक है, तो इसे हम जो है प्रीलिम्स लेवल की बात करेंगे, मेंस लेवल तक जो है इसे देखने वाले हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिएगा, तो जो तोमर वंश हैं, ये तोमर वंश जो है कब शासन करता है, तो 1394 से लेकर के 1526 तक जो है क्या करता है, शासन करता है। और 1394 में जो है किसके द्वारा, वीर सिंह तोमर द्वारा क्या किया जाता है, वीर सिंह तोमर द्वारा जो है क्या किया जाता है, ग्वालियर में जो है तोमर वंश की नींव रखी जाती है। और अंत में जो 1526 में क्या होता है, पानीपत का जो है क्या होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और इस पानीपत के प्रथम युद्ध में जो ग्वालियर का शासक था जिसका नाम था विक्रमादित्य तोमर, क्या नाम था उसका, नाम था विक्रमादित्य तोमर, जो है इनका क्या था, नाम था। ये क्या हो जाते हैं, इब्राहिम लोधी के साथ में क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, सॉरी, इब्राहिम लोधी का साथ देते हुए क्या करते हैं, बाबर के खिलाफ जो है युद्ध करते हैं। इब्राहिम लोधी की जो है पराजय होती है और विक्रमजीत सिंह जो है इसमें क्या हो जाता है, मारा जाता है। क्या किया जाता है, जो विक्रमादित्य है ग्वालियर का शासक, वो मारा जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, जो है तोमर वंश का जो है अंत हो जाता है। तो क्या ये बात समझ में आई कि कैसे जो है ग्वालियर में तोमर वंश स्थापित हुआ और कैसे जो क्या हुआ, अंत हुआ। अब इसमें अगर बात करेंगे तो ग्वालियर क्षेत्र में क्या था, इनका शासन था। और इनकी राजधानी की अगर बात करेंगे तो राजधानी क्या हो सकती है, आपके सामने दिख रही है, ये जो है ग्वालियर का किला दिख रहा है। ग्वालियर का किला जो क्या होती थी, इनकी राजधानी होती थी, यानी ग्वालियर क्या थी, इनकी राजधानी थी। ग्वालियर किला एक जो है क्या है, मजबूत दुर्ग है, बहुत मजबूत दुर्ग है। इसे क्या कहा जाता है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिएगा देखते हैं, इसमें अगर बात करें इस राजवंश में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण शासक हैं, आपको 3 शासकों के नाम ही ध्यान रखना है। सबसे पहले संस्थापक के तौर पर किसका ध्यान रखेंगे आप, नाम जो है वीर सिंह तोमर का नाम ध्यान रख सकते हैं एज ए संस्थापक के रूप में। दैन इसके बाद में जो है यहाँ पे जो महत्व की दृष्टि से है, सबसे महत्वपूर्ण शासक है जिसका नाम है मान सिंह तोमर, उसका नाम ध्यान रख सकते हैं। और अंतिम जो यहाँ पर शासक रहेगा विक्रमादित्य तोमर। जो है इतने शासक क्या हैं, अति महत्वपूर्ण है। वैसे और भी हैं तो हम क्या करेंगे, उनको देख लेंगे। चलिएगा बात करते हैं, आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे कि इनकी उत्पत्ति और स्थापना की बात करेंगे, इनके इतिहास के स्रोतों की बात करेंगे, कहाँ से जो है क्या हुआ, इन कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है। और जो है इनके शासक और वंशावलियों की बात करेंगे। स्वर्ण युग देखेंगे, राजा मान सिंह तोमर के समय का जो है सबसे चरम मतलब काल होगा। फिर प्रशासन, समाज और संस्कृति देखेंगे। स्थापत्य कला, ये भी जो है अच्छा पोर्शन है कि इनका जो कला संस्कृति जो है मान सिंह तोमर के समय पर, या मतलब तोमर वंश के समय पर जो है विकसित हुई है। तो ये प्रश्न भी हो सकता है आपसे 7 नंबर पर, 10 नंबर में। बाकी पूरा कंप्लीट तोमर वंश जो है आपसे 11 नंबर में हो सकता है, 10 नंबर में। चलिएगा एक एक करके देखते हैं, थोड़ी सी समझिएगा। तोमरों की जो है क्या होती थी फ्रेंड्स, कई शाखाएं होती थी। जो ये तोमर होते थे, क्या होते थे, तोमर जो है इनकी 12वीं शताब्दी के आसपास में, ठीक है,
12वीं शताब्दी में क्या होती थी, इनका 12वीं शताब्दी में जो है शासन रहा है, और 12वीं शताब्दी में इनकी जो क्या है बहुत सारी क्या होती थी, शाखाएं होती थी। क्या होती थी, बहुत सारी जो है शाखाएं होती थी। अच्छा, आपने एक नाम जरूर सुना होगा, क्या सुना होगा, एक नाम जो है आप जरूर सुना होगा जिसका नाम आनंगपाल तोमर। क्या नाम है, आनंगपाल, आनंगपाल तोमर। ठीक है, कई लोग इन्हें जो है राजपूतों की ही क्या मानते हैं, एक ब्रांच मानते हैं। तो अनंगपाल तोमर का नाम जो है आप क्या किए होंगे, सुने होंगे। और अनंगपाल तोमर ने 12वीं शताब्दी में कौन सा कार्य किया था, तो आप कहेंगे कि दिल्ली शहर की, जिसे दिल्ली का कह देते हैं, दिल्ली का कई जगह लिखा रहता है, या देहली, या शुद्ध भाषा में कहूँ कि जो दिल्ली शहर है वर्तमान में, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आप क्या कहेंगे, तोमर वंश के शासक जो है अनंगपाल तोमर द्वारा जो क्या की गई थी 12वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की जो है स्थापना की गई थी। और आगे चल कर के जो है इन्हीं तोमरों की शाखाएं क्या हो जाती हैं, आपकी इधर उधर फैलती रहती है। तो मध्य प्रदेश में भी 1394 में जो है विक्रमादित्य ठीक है, वीर सिंह तोमर के नेतृत्व में क्या होती है, शाखा जो है बनती है, और वो क्या है, ग्वालियर की तोमर शाखा कहलाती है। चलिएगा, ये समझ लिया अपन ने। अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं तोमर वंश की उत्पत्ति और जो है स्थापना देख लेते हैं। अगर आप जो क्या करना चाहते हैं, ये PDF पे जो भी ये है क्लास का PDF है, वो आपको कहाँ पर मिल जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, यह जो है हमें टेलीग्राम चैनल पर जो है देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। और टेलीग्राम जो है ज्वाइन करना है तो इसका लिंक आपको कहाँ पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कीजिएगा, PDF मिल जाएगा। बाद में आप क्या करेंगे, इसे पढ़ लेंगे या आप नोट्स बना लेंगे, जो भी करना चाहते हैं। मूल स्थान की बात करें, तोमर वंश की उत्पत्ति के संदर्भ में मूल स्थान की बात करें तो जो ग्वालियर के तोमर हैं, इनका मूल स्थान माना गया है मुरैना को माना गया है। ठीक है, जहाँ से तंवार घर या तोमरगढ़ भी कहा जाता था। ठीक है, तो तोमरगढ़ यानी कि तोमरों का जो मूल स्थान है वो कहाँ पर, मुरैना जिले में माना गया है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। संस्थापक जो है वीर सिंह देव 1394 में जो है दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद में क्या होता है, स्वतंत्र सत्ता जो है स्थापित करता है। अब देखिएगा, यहाँ पर जो है मूल रूप से अगर बात करिए मुरैना वाले क्षेत्र में, यहाँ पर जो है तोमर क्या करते रहते हैं, यहाँ पर शासन जो है करते हैं। क्या करते हैं, शासन करते हैं। शुरुआत में इनका संस्थापक जो है कोई छोटा मोटा व्यक्ति रहा होगा, इस वंश को शुरू करने वाला व्यक्ति कोई और था। लेकिन आगे चल कर के आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जब तक जो क्या था, फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक क्या था, एक योग्य शासक था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के बाद जैसे ही क्या होते हैं, वो बाद के शासक आते हैं, तुगलक वंश में उसमें इतनी योग्यता नहीं रहती, और जो है उनके फिरोज शाह तुगलक के बाद में क्या कर देते हैं, वीर सिंह देव के नेतृत्व में क्या किया जाता है, स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता है। तो स्वतंत्र तोमर वंश का संस्थापक जो माना जाता है, किसे मानते हैं, आप कहेंगे वीर सिंह देव तोमर को। बाकी स्थापना जो है पहले ही हो चुकी थी। तो तोमर जो है मध्य प्रदेश में ग्वालियर हो गया, जो पद्मावती क्षेत्र है, पवाया, पवाया देखिए नागों ने यहाँ पर क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, और नरवर हो गया, यहाँ पर भी मतलब 2-3 क्षेत्रों में क्या किया है, इन्होंने शासन किया हुआ है। अब तोमरों का यहाँ पर उदय देखिएगा। तोमर जो है मूलतः प्रतिहारों के क्या थे, सामंत थे, जैसे कि सामंत जाउल। बाद में इन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। खड़ग राय के गोपाचल आख्यान में जो है इनकी उत्पत्ति ऋषि किससे बताई गई है, ऋषि अत्रि से बताई गई है। अर्थात सोमवंशी जो है इन्हें क्या है कहा गया है, किनको, तोमरों को जो है ऋषि अत्रि के वंशज कहा गया है। ठीक है, किसमें बताया गया है, ये जो खड़ग राय है, खड़ग राय एक शासक है, खड़ग राय के गोपाचल आख्यान में जो है ये बात देखने को मिल जाती है। चलिएगा, इतना दमदार स्रोत नहीं है, खैर इग्नोर कर सकते हैं। इतिहास जानने के स्रोत जो क्या क्या है, कहाँ कहाँ से जानकारी हमें देखने को मिलती है, तो आप कह सकते हैं कि अभिलेखों में देखेंगे पेहवा अभिलेख जो कि गोग तोमर का है, और गंगोला ताल अभिलेख जो है उद्धरण देव तोमर का है। कौन सा, गंगोला ताल अभिलेख जो है उद्धरण देव तोमर का है। और रोहतासगढ़ अभिलेख जो है डूंगर सिंह तोमर का है। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि कोई ध्यान करना है क्या, तो कहेंगे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आपको जो है रोहतासगढ़ अभिलेख क्या कर लेना है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, किसका है, डूंगर सिंह तोमर का है। बाकी जो है इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, सब कुछ नहीं याद कर सकते हो। रोहतासगढ़ जो है अभिलेख है किसका है, डूंगर सिंह तोमर का है, इस बात को ध्यान रखना। तारीख है नामा ग्वालियर जो है ये किसकी है, घनश्याम पंडित की है। ये रचनाएं जो है पूछ लेता है प्रीलिम्स में कई बार, तो तारीख है नामा ग्वालियर जो है किसकी है, घनश्याम पंडित की है। और
गोपाचालाख्यान किसका है? खड़गराय का है। ग्वालियर नामा किसकी है? हीरामन मुंशी की है। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? इतिहास के स्रोत हो जाएंगे। तो एक क्या कर लेना है आपको? अभिलेख ध्यान रख लेना है, ठीक है। और एक क्या कर सकते हैं आप? रचना जो है ध्यान रख सकते हैं, जैसे तारीख ए नामा, ठीक है, तारीख ए नामा ग्वालियर, तारीख ए नामा ग्वालियर जो किसकी? घनश्याम दास पंडित की है। या फिर ग्वालियर नामा कर सकते हैं आप, वो इसको छोड़ दीजिएगा, आप जो है इधर कर लीजिएगा। एक हो जाएगा रोहतासगढ़ अभिलेख, एक हो जाएगा ग्वालियर नामा हीरामन मुंशी, ठीक है। ये दो रचनाएं आप ध्यान रख लेना। चलिएगा, तो वीर सिंह देव द्वारा रचित ग्रंथ वीर सिंह हावलोक और दुर्गा भक्ति तरंगिणी, इनको भी क्या कर लेना है आपको? क्या करना है? याद करना है। ये प्रीलिम्स के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, आ चुका होगा ये वाला क्वेश्चन। वीर सिंह ने क्या लिखा हुआ है? वीर सिंह हावलोक और दुर्गा भक्ति तरंगिणी। वीर सिंह कौन है? आप कहेंगे तोमर वंश का जो है, स्वतंत्र तोमर वंश का संस्थापक। कब किए थे स्थापना? आप कहेंगे 1394 में जो स्थापना किया हुआ था। कौन कौन से शासक रहे हैं? तो यहाँ देख सकते हैं, वीर सिंह देव तोमर हो जाएगा, उद्धरण देव हो जाएगा, बीरम देव हो जाएगा, गणपति देव हो जाएगा, डूंगर सिंह हो जाएगा, कीर्तिमान सिंह हो जाएगा, कल्याणमल हो जाएगा, मान सिंह तोमर हो जाएगा, विक्रमादित्य हो जाएगा। क्या सबको पढ़ना है? पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं भाई, सब कमी नहीं है, लेकिन कम से कम आप जो है किसका नाम? वीर सिंह देव का नाम जो है याद कर रखेंगे। फिर जो है आप कम से कम मान सिंह तोमर का, विक्रमादित्य तोमर का, यहाँ डूंगर सिंह का नाम जो क्या कर सकते हैं? ध्यान रखते हैं। 4-5 शासक जो है आपको ध्यान रख लेना। देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर, ठीक है। वीर सिंह और बीरम देव के बारे में देखते हैं। तो वीर सिंह जो है आपसे क्या हो सकता है? एक तो प्रीलिम्स में संस्थापक के तौर पर पूछ सकता है, तो आप फिर 2 नंबर के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसे तैयार कर सकते हैं। 7 नंबर का प्रश्न यहाँ से नहीं बन सकता। 7 नंबर का प्रश्न केवल और केवल यह तो बन सकता है किससे? मान सिंह तोमर से बन सकता है, या फिर जो है इनकी मतलब कला संस्कृति वाले पक्ष को मिला करके पूछ सकता है कि पूरे का जो है क्या बताइए? कलात्मक पक्ष बताइएगा, ठीक है। बाकी 2 नंबर के प्रश्न ही आएंगे। तो वीर सिंह देव के बारे में 2 नंबर में आएंगे तो क्या लिखोगे? आप कहोगे कि ग्वालियर दुर्ग पर जो है तोमर ध्वज फहराने वाला प्रथम शासक है, ठीक है। अभिलेखों में कमल के लिए सूर्य वर्णित किया गया है। विद्वानों का आश्रयदाता था ये। नयन चंद विद्वान, जैन विद्वान नयन चंद और जैन विद्वान जो है जय सिंह, इसके दरबार में क्या रहते थे? नयन चंद सूरी और जय सिंह रहते थे, ठीक है। क्या बताओगे? पहली बात जो संस्थापक बताओगे। संस्थापक तो मतलब स्थापना हो चुकी थी, लेकिन मतलब यूँ कहिए ग्वालियर के जो तोमर थे उसकी स्थापना किसने की हुई थी? वीर सिंह देव ने जो है की हुई थी। यानी कि एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि जो मुरैना के तोमर थे वहाँ से आकर के यहाँ पर जो है उन्होंने साम्राज्य विस्तार किया था। साम्राज्य विस्तार करने के लिए दम भी तो चाहिए ना, तो किसमें थी? वीर सिंह देव में थी, यानी कि छोटा मोटा योग्य शासक था। तो ग्वालियर की तोमर शाखा का संस्थापक था। चलिएगा, 2 विद्वान रहते थे, नयनचंद और जयचंद रहते थे। ग्वालियर में जो है तो तोमर का शासन करने वाला पहला शासक था। तो ये हो जाएगा वीर सिंह तोमर। बीरम देव के बारे में देख सकते हैं कि बीरम देव ने भी क्या किया था? महाराजा धीराज की जो है उपाधि धारण की हुई थी। क्या किया था? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की हुई थी। और वीर क्षितिपति की उपाधि। 1423 ईस्वी में मालवा के शासक जो है होशंग शाह को भाई साहब ने पराजित किया था। होशंग शाह आप जानते हैं ना, मालवा के सबसे शक्तिशाली मुस्लिम शासकों में से एक थे होशंग शाह, पराजित कर दिया। और सिंघोनिया में जो है इन्होंने अंबिका देवी मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि जैन मूर्ति है। कोई बात नहीं है खास, आप इग्नोर कर सकते हैं, ये बात ध्यान रख लीजिए। जैसे 2 नंबर में आ जाए तो एक उपाधि बता देंगे, कि सैन्य उपलब्धि बता देंगे, और बता देंगे राजधानी क्या थी, किस वंश का शासक था, ठीक है, ऐसे बता सकते हैं। चलिएगा, डूंगर सिंह जो है, डूंगर सिंह थोड़ा सा जो है इम्पोर्टेंट है, ये बहुत करेगा तो भाई हो सकता है 7 नंबर में आपसे पूछ लिया जाए। तो बस यही क्या कर देना, 3-4 आयाम बता देना है कि भाई कौन था। तो आप बताओगे कि पहली बात तो बताओगे कि ये जो है ग्वालियर के तोमर वंश की शाखा का जो है एक प्रतापी शासक था। इसके समय की निम्नलिखित जो क्या रही हैं विशिष्ट जो है क्या रहे हैं कार्य या उपलब्धियाँ रही हैं, तो कौन कौन सी? अगर इनकी उपलब्धियां राजनीति के क्षेत्र में देखेंगे तो कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन से क्या किया? मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। जानते हैं ना, जैनुल आबदीन को क्या कहते हैं? कश्मीर का जो है अकबर कहा जाता है। इसकी नीतियां क्योंकि क्या थी, मतलब वहाँ की नीतियां जैसे गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाना, जजिया न लेना, तो ये क्या थी? धर्म सहिष्णु नीतियाँ थीं। और इनकी जो है इनसे मित्रता किसकी थी? तो आप कहेंगे ग्वालियर के शासक मानसिंह तोमर से जो है इनकी क्या थी? मित्रता थी। ध्यान रखिएगा कि इन्होंने जो मैत्रीपूर्ण संबंध जो है कश्मीर से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए ग्वालियर के शासक किसने? डूंगर सिंह तोमर द्वारा। पहला ये ध्यान रखेंगे। दूसरा ध्यान रखेंगे कि संगीत और साहित्य देखेंगे। उपाधि जो है डूंगर सिंह ने जो है संगीत चूड़ामणि की जो है उपाधि धारण की थी, अर्थात इसके समय पर संगीत का विकास हुआ था।
कभी जो है विष्णुदास किसके दरबार में रहते थे? तो डूंगर सिंह के दरबार में रहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। विष्णुदास किसके दरबार में थे? डूंगर सिंह के। रामायण और महाभारत की रचना जो है हिंदी में किसने किया था? हिंदी में अनुवाद जो है किसने किया हुआ था? संस्कृत में लिखी हुई थी पहले, उनका हिंदी अनुवाद किसने किया हुआ था? तो आप कहेंगे विष्णुदास द्वारा जो है रामायण और महाभारत का जो है हिंदी अनुवाद किया गया था। और जैन धर्म जो है, ग्वालियर दुर्ग पर देखेंगे जो शैलकृत गुफाएं बनी हुई हैं या मूर्तियां बनी हुई हैं वो किसकी हैं? जैन मतलब तीर्थंकरों की मूर्तियां बनी हुई थी। जैन धर्म के भी क्या थे? संरक्षक थे। कौन? डूंगर सिंह। इस प्रकार से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा। अब 7 नंबर के प्रश्न में क्या लिखा जाता है भाई? सबसे पहले क्या लिखोगे? परिचय। और परिचय हेडिंग नहीं डालना है, ठीक है? परिचय हेडिंग नहीं डालना है, इसे लिख देना है एक लाइन। और क्या बताओगे कि डूंगर सिंह जो है ग्वालियर के तोमर वंश के अभी तक के सबसे महान शासकों में से एक थे। अभी तक के यानी कि अभी तक जितने हुए थे वहाँ अपने मत या पूर्वजों में सबसे श्रेष्ठ शासक थे, ऐसा भी कह सकते हो। पूर्वजों में सबसे श्रेष्ठ शासक थे। उनके समय पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए गए। बस पॉइंट डाल के बता दो। बोलो जय श्री राम। ऐसे जो क्या कर सकते हो, बता सकते हो। अगली बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे प्रीलिम्स के बारे में थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं। महाकवि जो रैघु हैं अपभ्रंश भाषा के रचनाकार जो है डूंगर सिंह के दरबार में थे। और विष्णुदास रचित रामायण का भी जो क्या किया था 1852 में फ्रेंच अनुवाद किया गया था। डूंगर सिंह के समय पर कितने कवि थे? 2 कवि थे। एक कौन था? एक जो है क्या क्या था? रैघु था। और एक कौन था? विष्णुगुप्त था। कौन सा गुप्त था? विष्णुगुप्त था। इस विष्णुगुप्त ने क्या किया? रामायण और महाभारत का फारसी हिंदी अनुवाद किया। और रैघु ने जो है अपभ्रंश भाषा की जो है क्या किया? रचना किया। तो ये जो हो जाएगा डूंगर सिंह हो जाएगा। और अगली बात कर लेते हैं कीरत सिंह और कल्याणमल कोई खास शासक नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? 2-2 नंबर की दृष्टि से जो है ध्यान रख सकते हैं। एक खास बात जो है, जैसे कीर्ति सिंह की समय की उपलब्धियों की बात करूं तो जैन धर्म को जो है इन्होंने संरक्षक दिया। और जो गोपाचल पर्वत पर जो है इन्होंने क्या किया? विशाल जैन धर्म की जो है क्या बनवाई? आदिनाथ की जो है मूर्तियाँ बनवाई। और अगली कल्याणमल ने भी क्या किया? गोरखी पंथ के अनुयायी थे। इग्नोर कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। कल्याणमल के समय पर जो है गोरखी भवन का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था लश्कर ग्वालियर में। अब देखिएगा ये है सबसे महत्वपूर्ण शासक और सबसे महान शासक है जिसका नाम है ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर। और तोमर वंश का इनके समय को क्या कहते हैं? स्वर्ण युग के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, क्या जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से जो है जाना जाता है। तो क्या कहेंगे? मान सिंह तोमर का काल जो है ग्वालियर के इतिहास का क्या कहलाता है? स्वर्ण युग कहलाता है। वे एक महान योद्धा थे, कुशल कूटनीतिज्ञ थे और संगीत व स्थापत्य के महान संरक्षक भी थे। तो ये देख लीजिएगा कि उनको समय पर क्या क्या हुआ है। तो आप कहेंगे इनकी उपलब्धियों में पहली उपलब्धि देखेंगे राजनीतिक क्षेत्र में देखेंगे तो कौन सी उपलब्धि होगी कि बहलोल लोधी व सिकंदर लोधी के साथ में क्या किया? इन्होंने संघर्ष किया। ठीक है, अब इनका समय देखेंगे 1486 से 1518 तक का समय है। 1486 से लगा करके 1846 से 1518 का समय है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसका है? दिल्ली सल्तनत में किसका समय है? लोधी वंश का समय है। ठीक है, लोधी वंश का समय है। और इब्राहिम लोधी तो क्या बनता है? बाद में शासक बनता है। तो इधर देखेंगे तो इधर जो है इसके समय पर दिल्ली में 2 शासक हैं। एक कौन है? आप कहोगे बहलोल लोधी है। क्या है? बहलोल लोधी है। और दूसरा कौन आएगा बाद में? बहलोल का पुत्र जो है वो कौन आ जाएगा? सिकंदर लोधी आएगा। अब दिक्कत कहाँ है? बहलोल की तो दिक्कत नहीं है क्योंकि बहलोल तो खुद एक सामंत था, तो वो जो है इतना ज़्यादा योग्य नहीं था। लेकिन सिकंदर लोधी जो क्या था? एक योग्य व्यक्ति था। इससे जो है दिक्कत होने वाली थी। तो इनसे कैसे डील करता है? बहलोल लोधी व सिकंदर लोधी के साथ में संघर्ष किया और संघर्ष के बाद जो है संधियाँ की और धौलपुर के किले पर जो है विजय भी प्राप्त किया। तो 2 इनकी क्या है? अलग अलग बातें हैं राजनीतिक क्षेत्र में, यानी कि और कुल मिलाकर के इनसे जो है ठीक ठाक संबंध थे, तभी जो है इनका क्या है? किला बचा हुआ था। बाद में जो है ठीक ना होने के कारण जो है आक्रमण हो जाता है। दरअसल जो है सिकंदर लोधी यहाँ पर आक्रमण करता था। उनको उद्देश्य ये था कुछ पैसे मिल जाएं, बस पैसे मिलने के बाद चले जाते थे। तो ये जो है राजनीतिक जो है वो हो जाएंगी, उपलब्धियाँ हो जाएंगी। और इन्होंने क्या किया? इन उपलब्धियों के माध्यम से जो है स्वयं को संरक्षित किया। यानी कि बहलोल लोधी व दिल्ली सल्तनत से क्या किया? मतलब दिल्ली सल्तनत से जो है अपने साम्राज्य की क्या किया? सुरक्षित बचाए रखा, सुरक्षित बचाए रखा ऐसे कह सकते हैं। और धौलपुर के किले पर जो है विजय प्राप्त की।
साहित्यिक उपलब्धियों में देखेंगे तो जो मान सिंह थे वो स्वयं एक विद्वान थे और उन्होंने जो है कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, मौन कौतूहल ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो राजा मान सिंह तोमर ने जो है मौन कौतूहल जो है ग्रंथ लिखा हुआ था। और ये ग्रंथ जो है किससे संबंधित है, ध्यान रखना, संगीत ग्रंथ है। कई बार ये प्रश्न आ चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर ने पीएससी में 4-5 बार तो आ ही चुका होगा। तो मान कौतूहल ग्रंथ ध्यान रखना किसका है, मान सिंह तोमर का है। इनके दरबार में जो है हरिदास, ये हरिदास कौन थे, तानसेन के गुरु भी रहे हैं। कौन, ये हरिदास जो है तानसेन के गुरु भी रहे हैं। बैजू बावरा, ठीक है। और तानसेन को जो है क्या किया था, इन्होंने संरक्षण दिया था राजा मान सिंह तोमर ने। तो ये संगीतज्ञ इनके दरबार में थे। तो एक उपलब्धि हो जाएगी राजनीति की, एक उपलब्धि हो जाएगी आपकी कौन सी, साहित्य की। 2 उपलब्धियाँ हो गई। और तीसरी उपलब्धि देखोगे स्थापत्य के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में देखोगे तो इन्होंने क्या किया है, मान मंदिर का निर्माण करवाया है और जो है इन्होंने गुजरी महल का निर्माण करवाया हुआ है, ठीक है। तो गुजरी महल देखोगे तो किसके लिए बनवाया गया है, तो एक गुजरी रानी थी जिनका नाम था क्या, मृगनयनी। क्या नाम था, मृगनयनी, जो है उनके लिए क्या किया गया था, गुजरी महल बनवाया हुआ था। वर्तमान में जो है क्या है, ये संग्रहालय के रूप में जो है आप क्या कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं, वर्तमान में संग्रहालय में है। और मान मंदिर भी बनवाया हुआ था। संगीत नवाचार देखेंगे तो ये जो है साहित्य के क्षेत्र में इनकी रचना हो गई। और संगीत के क्षेत्र में देखोगे तो ध्रुपद गायन शैली का जो विकास इसके समय की जो क्या है, मुख्यतः जो है हुआ था। कौन सी गायन शैली का विकास हुआ था मान सिंह के समय पर, ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ था। और गुजरी टोडी व मंगल गुजरी रागों का भी क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था। तो मान सिंह तोमर के समय पर ये संगीत के 2 क्या है, राग हैं। कौन से 2 रागों का आविष्कार हुआ था, तो मंगल गुजरी और गुजरी टूडी और ध्रुपद गायन का विकास। तो ये जो है राजा मान सिंह तोमर के समय की क्या है, महत्वपूर्ण जो है उपलब्धियां हैं। 7 नंबर में अगर प्रश्न आता है तो ज्यों का त्यों आप क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा। अगर 10 नंबर में प्रश्न आता है तब आपको क्या करना पड़ेगा, इनको हेडिंग बना करके जो है क्या कर सकते हैं आप, अलग अलग जो है इनको आपको बताना होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हेडिंग डाल करके भी बताना होगा। लेकिन पहले जो क्या करोगे, मान सिंह की उपलब्धियां, और उपलब्धियां लिखने के बाद जो है इस प्रकार क्या बनाएंगे, एक जो है ग्राफ बनाएंगे इस प्रकार से। और 4 उपलब्धियां यहाँ पर पहले बता देंगे। क्या करोगे, 4 उपलब्धियां जो है बता दोगे। राजनीतिक उपलब्धियां ऐसे, मतलब बस हेडिंग बस डालना है, राजनीतिक, संगीत व नवाचार, साहित्यिक, स्थापत्य से हेडिंग बस डालना, उनका एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे। अलग अलग सभी की हेडिंग जो है डाल कर फिर जो है एक्सप्लेनेशन दोगे। चलिएगा अब राजवंश का पतन देख लेते हैं। और राजवंश के पतन के संदर्भ में देखेंगे तो पतन के संदर्भ में क्या है, अंतिम शासक जो है यहाँ पर विक्रमादित्य विक्रमजीत देखने को मिल जाता है। 1518 से 1526 तक क्या रहता है, शासक रहता है। अब दरअसल इसके समय पर क्या होता है कि इब्राहिम लोधी का जो है आक्रमण हुआ हुमायूं के नेतृत्व में, और जो है ग्वालियर दुर्ग की घेराबंदी, ठीक है। तो आजम हुमायूं क्या है, इब्राहिम लोधी का शायद कोई सेनापति वगैरह रहा होगा। तो आजम हुमायूं क्या करता है कि ये जो है आक्रमण करता है, कहाँ पर, जो है ग्वालियर के दुर्ग पर जो है इसने आक्रमण किया। किसके समय पर, आप कहोगे कि विक्रमादित्य के समय पर। तो ग्वालियर पर जो है आक्रमण होता है, इब्राहिम लोधी का मतलब प्रतिनिधि के तौर पर ये आक्रमण करता है। अब ग्वालियर दुर्ग जो है क्या कर लेता है कि ग्वालियर का जो शासक है विक्रमादित्य है। अब इसमें क्या करते हैं कि ये विक्रमादित्य नहीं कुछ बोलता है, लेकिन क्या है कि किले में जो क्या करते हैं कि अंदर रहती है पूरी सेना, राजा भी अंदर रहता है, परंतु इन्होंने क्या किया, बारूद का प्रयोग किया और जो किले की दीवारें थी उनको क्या करने लगे, तोड़ने लगे। अंततः विक्रमादित्य ने क्या किया, अपनी पराजय जो है स्वीकार कर ली। और इन्हीं को जो क्या किया था, इब्राहिम लोधी को यहीं से शायद जो क्या मिला हुआ था, कोहिनूर मिला हुआ था। कोह-ए-नूर जो है वास्तविक नाम क्या है, इस प्रकार से कोह-ए-नूर जो है मिला हुआ था। क्या मिला हुआ था, कोह-ए-नूर जो है मिला हुआ था। इब्राहिम लोधी ने जो है विक्रमादित्य लोधी ने जो है इब्राहिम लोधी को दी हुई थी। तो ये क्या हो जाएगा, अब जो यहाँ तक क्या हो चुका है, आप कहेंगे इब्राहिम लोधी का जो है मतलब ये सामंत हो चुका है। कौन, विक्रमादित्य तोमर जो है ग्वालियर का, विक्रमादित्य तोमर क्या हो चुका है, इब्राहिम लोधी का सामंत हो चुका है। अब आगे चल कर के क्या होता है, 1526 में जो है क्या होता है, बाबर आक्रमण करता है, ठीक है। क्या करता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और पानीपत के प्रथम युद्ध में एक कौन था, एक पक्ष था इब्राहिम लोधी का पक्ष है, और एक कौन था, बाबर का पक्ष था। कौन था, बाबर का पक्ष है। तो विक्रमादित्य जो है किसकी तरफ से आक्रमण करेगा, क्योंकि ये इब्राहिम लोधी का क्या था, सामंत था, तो इसके प्रतिनिधि के तौर पर आक्रमण किया। बाबर द्वारा जो है क्या कर दिया गया, इनका जो है मार दिया गया।
तो ये विक्रमादित्य जो है क्या हो जाता है, पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है मृत्यु हो जाती है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है विक्रमादित्य ने इब्राहिम लोधी की ओर से क्या किया, बाबर के विरुद्ध जो है युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा फ्रेंड्स, हमने जो है यहाँ पर जो है क्या देखे, शासक देखे। इनमें से आपको जो कम से कम याद रखना है, आप एक नाम ध्यान रखेंगे किसका, वीर सिंह जो है तोमर का नाम ध्यान रखेंगे। वीर सिंह तोमर का नाम ध्यान रखेंगे, किस लिए, इन्होंने क्या किया था, स्थापना किया हुआ था। दूसरा नाम आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डूंगर सिंह का नाम क्या कर सकते हैं, आप ध्यान रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डूंगर सिंह का नाम ध्यान रख सकते हैं। और तीसरा नाम जो आप किसका ध्यान रख सकते हैं, तो आप कहेंगे तीसरा नाम जो है हमें मान सिंह तोमर का नाम क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, मान सिंह तोमर का नाम। और चौथा नाम जो है आप ध्यान रखेंगे, किसका नाम ध्यान रखेंगे, विक्रमादित्य का नाम जो है ध्यान रखेंगे, किसका नाम, विक्रमादित्य। ये 4 शासक जो है आपको ध्यान रखना है। कोई कहे कि मुझसे एक शासक याद करना हो तो मैं कहूँगा मान सिंह तोमर को जो है क्या कर लो, पूरा का पूरा फोकस कर लो। तो मान सिंह तोमर से जो क्या क्वेश्चन हो सकता है, 7 नंबर का प्रश्न आएगा। अगर इनसे बाकी से आएगा तो क्या हो सकता है, 2 नंबर में प्रश्न हो सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा, अब जो है कैसे पतन हो गया इनका देख लेते हैं। भाई पतन के क्या होते हैं, सामान्य कारण होते हैं। कोई कहे कि जैसे ये राज्य है तो कैसे खत्म हो गया, भाई राज्य में हो सकता है विदेशियों ने आक्रमण कर दिया हो सकता हो राजा ही क्या है भाग गया हो, डेथ हो गई हो, कोई कमजोर राजा रहे, जनता ने विद्रोह कर दिया हो। तो आप समझदार है, कारण कैसे बनाए जाते हैं पतन की, आप बना सकते हैं। तो पहला जो है यहाँ पर बता सकते हैं, तोमर राजाओं की रक्षात्मक नीति। ठीक है, तो तोमर राजाओं ने क्या किया, इनकी जो नीति थी अपना ही जो मतलब जी बचाने की थी, ये इन्होंने क्या किया, दूसरी जगह से मतलब मैत्री संबंध नहीं जो है बनाए और दूसरी जगह से कूटनीतिक संबंध जो है स्थापित नहीं किए हुए थे। तो पैसे दे दे करके क्या करते थे, मतलब जैसे कोई किसी ने आक्रमण किया तो उसको क्या दे दिया, पैसा दे दिया, करे भाई काम खत्म हो गया। जैसे कि दिल्ली के इब्राहिम लोधी ने किया था तो उसे क्या कर दिया, कोहिनूर हीरा दे दिया। तो ये नीति जो क्या थी, अच्छी नहीं थी। यही नीति जो क्या बनी, एक दिन पतन का कारण बनी। सिकंदर और इब्राहिम लोधी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, तो इनकी महत्वाकांक्षा ने क्या किया, ग्वालियर को विजय कर लिया। नवीन युद्ध तकनीकी, जैसे बारूद का प्रयोग करना, ये जो है इनके बस का ना था। और जो है और कह सकते हैं अयोग्य शासक हो जाएंगे, ये बता सकते हो आप। और विक्रमादित्य तोमर का क्या हो जाना, पराजित हो जाना। ग्वालियर के शासकों द्वारा कला पक्ष को जो है प्राथमिकता दिया जाना। कला पक्ष को जो क्या करना, प्राथमिकता देने से कला और स्थापत्य को, सेना की दृष्टि से इतना कार्य नहीं किया जितना उन्होंने क्या किया, कला की दृष्टि से जो है कार्य किया हुआ है। अब तोमरकालीन जो है प्रशासन देख सकते हैं, बस इतना खास नहीं है। तो प्रशासन में क्या होता है, वही बात है कि एक राजा होता है, राजा था, मंत्री परिषद थी, वो क्या करते थे, ये मंत्री परिषद में धर्मनिरपेक्ष जो है कार्य होते थे। कुछ राज जो है जैन मंत्री थे इनके दरबार में, बाकी जो है इन्होंने दिनार जो है सोने का सिक्का चलता था। ग्वालियर को जो है इन्होंने व्यापारिक केंद्र बनाया हुआ था। मुख्य आधार जो है कृषि अधिशेष हुआ करता था, पैसा मुख्य रूप से कहाँ आता था, तो कृषि का शेष बचता था वही होता था। समाज, स्त्री और धर्म देख लीजिएगा, समाज कैसा था, वही था, जाति व्यवस्था व अस्पृश्यता विद्यमान थी। उच्च मध्यम वर्ग में जो है बहुविवाह प्रचलित थे। ठीक है, एक से अधिक विवाह किए जा सकते थे। और स्त्रियों की स्थिति देखेंगे, दयनीय स्थिति थी। पर्दा प्रथा, सती प्रथा और बाल विवाह प्रथा का जो है प्रचलन था। और राजपूत महिलाओं में जो है क्या होता था, जौहर की प्रथा जो है प्रचलित थी, वीरता व सम्मान का प्रतीक मानते थे इसे। धार्मिक स्थिति देखेंगे, सर्वधर्म संभाव जो है, सर्वधर्म संभाव जैसे शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। कुछ विद्वान, कुछ शासक क्या थे, जैन समर्थक थे, कुछ जो है दूसरे के समर्थक थे, लेकिन धर्म में सहिष्णु शासक भी रहे हैं। भट्टारक, ठीक है, भट्टारक जो है परंपरा, जैन धर्म का उत्कर्ष हुआ। यूँ कह सकते हैं यहाँ पर जैनों का जो है ज़्यादा उदय हुआ। जो ग्वालियर की मूर्तियाँ हैं गोपाचल पर्वत पर, वो उसी की हैं। तोमरकालीन स्थापत्य यहाँ पर जैसे देख सकते हो, ये यहाँ पर गुफाएं बनी हुई हैं, जैसे कि रॉक कट शैलकृत गुफाएं हैं। ये कहाँ पर बनी हुई हैं, गोपगिरी पर्वत पर, और इसी पर्वत पर जो है ग्वालियर का किला भी बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है गुफाएं बनी हुई हैं, और ये पत्थरों को काट कर जो है रॉक कट गुफाएं बनाई गई हैं। किसके द्वारा बनवाई गई हैं, तोमर शासकों द्वारा। जैन मूर्तियाँ भी जो है तोमर शासकों द्वारा इसी जो है गोपाचल पर्वत पर बनाई गई है। गुफाओं में जो है त्रितीर्थी, पंचतीर्थी और पद्मासन, पद्मानस्थ और कायोत्सर्ग मुद्राओं में जो है आदिनाथ, भगवान आदिनाथ और पार्श्वनाथी जो है विशाल मूर्तियां बनवाई गई हैं। तो आप कह सकते हैं कि इन्होंने स्थापत्य के क्षेत्र में मूर्तियां बनवाई और जो है शैलकृत गुफाएं बनवाई। और
एक पत्थर की बावड़ी समूह जो है ग्वालियर में क्या है काली स्याही से आलेखित मानव आकृतियां देखने को मिलती है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि एकीकृत यानी कि शैलकृत स्थापत्य का जो है निर्माण किसने करवाया, ग्वालियर के शासकों ने जो है करवाया हुआ है। स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष जो है राजा डूंगर सिंह और कीर्ति सिंह के समय हुआ था। अब देखिएगा ये जो दो महत्वपूर्ण है ये ध्यान रखना, कई बार बहुत बार प्रीलिम्स में आते हैं, मान मंदिर और गुजरी महल, इन दोनों के बारे में जो है थोड़ा थोड़ा जान लीजिएगा। शायद 2-2 नंबर में हो सकते हैं दोनों, या अकेले भी जो है 7 नंबर में हो सकते हैं। तो आपके 7 नंबर में लिखने के लिए क्या लगता है आपको, जैसा बना बनाया कंटेंट आता होता है क्या परीक्षा में? ऐसा नहीं जो होता है, देखिए परीक्षा में बना बनाया नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें नहीं बनती। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये लगता है कि भाई 2-3 बातें तो पता चल जाए, बाकी मैं क्या कर दूंगा, परिचय लपेट दूंगा, बन जाएगा। तो 3-4 बातें ही हर एक चीज़ के बारे में जो है ध्यान रखना। निर्माता कौन है? मान मंदिर के राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया था। संरचना कैसी है? ये जो 4 मंजिला क्या है, इमारत है। रंगीन टाइल्स का जो इसमें क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। विशेषता क्या है मान मंदिर की? इसमें जो है पशु पक्षियों, हंस, मयूर और हाथी व पुष्प पत्र लताओं का जो है अलंकरण किया गया है। इसमें जौहर तालाब भी स्थित है। तो मान मंदिर में क्या है, आप क्या कहेंगे, इसमें जौहर तालाब भी जो है मान मंदिर में स्थित है। और गुजरी महल की बात करें, इसके निर्माता भी कौन थे? तो राजा मान सिंह तोमर थे। अपनी प्रेमिका या प्रेयसी जो है मृगनयनी के लिए जो है बनवाया हुआ था 1494 में। वर्तमान स्थिति जो है ये मध्य प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग का जो है क्या है, वर्तमान में संग्रहालय है। और 1920 में जो है MB गर्दे द्वारा जो है इसे संग्रहालय के रूप में बनाया गया था। और इस संग्रहालय में देखोगे तो साल भंजिका की जो है लघु मूर्तियाँ, ग्यारसपुर की प्रतिमाएं यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ये क्या हो जाता है फ्रेंड्स, हमारा जो है तोमर वंश का जो है अंत हो जाता है। और PYQ के रूप में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चन रहेंगे उनको देख सकते हो। अब जैसे ये प्रश्न है आपके पास में, ठीक है, पहला प्रश्न हो जाएगा आपका मान कौतूहल ग्रंथ हो जाएगा, 2 नंबर में है, 2 नंबर में है, ये 7 नंबर में है, और ये क्या है आपका 10 नंबर में है, ठीक है। तो मान कौतूहल ग्रंथ हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका गुजरी महल हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा वीर सिंह लोग जो है। 3 क्या हो जाएंगे, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। एक जो है 7 नंबर का हो जाएगा, मान सिंह तोमर की जो है सांस्कृतिक व संगीत संबंधी जो है उपलब्धियां बताइएगा। और जो 10 नंबर में आपको लिखना है, ग्वालियर के तोमर वंश के उत्कर्ष एवं पतन का जो है आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिएगा। क्या करना है आपको, उत्कर्ष और पतन का जो है आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या बताओगे, उत्कर्ष के रूप में, क्या बताओगे, उदय के रूप में, यानी कि एक सबसे पहले क्या बताओगे कि उत्कर्ष और पतन का जो है क्या करना है आपको, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पर क्या आएगा, निष्कर्ष आएगा कि इब्राहिम लोधी के आक्रमण से क्या हुआ, पतन हुआ, परंतु जो है संगीत, स्थापत्य व अमर विरासत जो है आज भी क्या है, इनकी जिंदा है। तो इनकी मतलब ये है, निष्कर्ष आपको कहाँ से लेना है, निष्कर्ष लेना है आपको कला और स्थापत्य के संदर्भ में। निष्कर्ष में वो बताते हैं कि जो व्यक्ति का सारांश रहा हो, तो सारांश में क्या कह सकते हैं, तो इन्हें कला पक्ष में जो है ज़्यादा ये योग्य थे, तो वो वाला सारांश लेना है, सैन्य कुशलता में इतने योग्य नहीं थे, ठीक है। तो जो 11 नंबर का प्रश्न है, सबसे पहले आप क्या बताओगे, परिचय बताओगे, और ऐसा आधा पैराग्राफ लोगे, यहाँ से लगा करके यहाँ तक के जो लोगे, परिचय के साथ में क्या कर दोगे, उदय भी बता दोगे कि इनका उदय जो है कैसा हुआ था, ठीक है। उदय में बताओगे कि सबसे पहले जो यहाँ पर ये मतलब मुरैना में जो है इनके वंश के रूप में क्या किया, शासन किया। मुरैना के बाद जो है वीर सिंह क्या हुआ, पहला शासक हुआ जो कहाँ पर आया, ग्वालियर पर शासन किया। और वीर सिंह के बाद जो है 2-4 पॉइंट और बताओगे कि डूंगर सिंह शासक हुआ, कल्याणमल शासक हुआ, और फिर जो अंततः सबसे जो चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, मान सिंह तोमर के समय पर देखने को मिलता है। तो ये क्या हो जाएंगी, उदय की बातें हो जाएंगी। फिर से पैराग्राफ चेंज करके बता सकते हो। उदय का मतलब ये सिर्फ ये नहीं था कि राजनीतिक उदय हुआ था, या अगर शासक योग्य होता है तो उनके समय पर अन्य चीज़ों का भी उदय होता है, साहित्य का भी उदय होता है, और कला का भी उदय होता है, और जो है जनता का भी जो क्या होता है, विकास होता है। और फिर इसके बाद एक पे दूसरे पेज में आपको क्या बताना है, इनकी जो है पतन को जो है क्या करना है, बताना है। क्या करना है, पतन को बताना है। पतन में क्या बताओगे, आधा पेज में क्या करोगे, पतन बताओगे। आप क्या करोगे, आधा पेज में जो है पतन के कारण बताओगे कि पतन क्यों हुआ है। अब आधा पेज में क्या करना है आपको, एक पैराग्राफ में मूल्यांकन करना है, ठीक है। क्या करना है, इनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है।
अब आलोचनात्मक अगर मूल्यांकन करना है, ठीक है, क्या करना है आपको, अगर आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है तो इस बात को ध्यान रखना, इनको जो आप ज़्यादा महत्व नहीं दे सकते हैं। आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है ना, ठीक है, ज़्यादा नहीं भाई, 5-6 लाइन में करना है आलोचनात्मक मूल्यांकन जो है, ज़्यादा नहीं, 5-6 लाइन में करना है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा नकारात्मक बता देना है। क्या करना है, नकारात्मक तर्क जो है देना है, नकारात्मक बताना है। लेकिन ध्यान रखना, आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब ये कदापि नहीं होता है कि आपने नकारात्मक बात लिख दी और आप सिद्ध नहीं कर पाए। आप जो भी लिख रहे हैं, अगर आलोचनात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं तो उनकी नकारात्मक बातें लिखनी होती हैं और उसे तर्कों के माध्यम से क्या करना होता है, सिद्ध करना होता है। इस बात पर जो है विशेष ध्यान दे लेना। अगर नकारात्मक बातें लिख दी और तर्क नहीं दे पाए तो आपका जो है आलोचना क्या मानी जाएगी, वैसी मानी जाएगी, हवा में लाठी जैसे मारने बराबर होता है ना। कह देते हैं ना गाँव में लोग कि कुछ पता नहीं और हवा में लाठी मार रहे हो, धुआं में लाठी मार रहे हो। तो धुआं में लाठी नहीं मारना है। अपने तर्कों के साथ में क्या करना, नकारात्मक बता देना आधा पेज में। जब क्या किया आपने, पतन के क्या किए, कारण बता दिए। पतन के कारण बताने के बाद में इनका मतलब आलोचनात्मक मूल्यांकन करना, हेडिंग नहीं डालनी है आपको। आलोचनात्मक मूल्यांकन में बताओगे कि ग्वालियर के जो तोमर शासक रहे हैं, एक लंबे समय तक शासन किया, परंतु जो है एक सैनिक दृष्टि से जो है ये क्या है, एक बहुत अच्छी जो है मतलब सैन्य दृष्टि से जो है मजबूत नहीं हो पाए। और इनके समय पर बहुत ज़्यादा आक्रमण तो नहीं हुए, परंतु जो भी आक्रमण हुए क्या किया, उनको जो है ये रोक नहीं पाए। चाहे वो दिल्ली के आक्रमण हो या फिर क्या हो, आपके इब्राहिम लोधी के आक्रमण हो, या तो उन्होंने क्या किया, पैसे दे करके रक्षा कर ली, अपनी जो है जान बचा ली और फिर से जो है क्या कर लिया, वो करने लगे। यदि वही पैसों में क्या किया होता, इन्होंने सैन्य बल का निर्माण किया होता, घोड़े खरीदे होते, हाथी खरीदे होते, या फिर और भी गुप्तचर व्यवस्था बनाई होती, तो शायद वो क्या हो जाती, हमेशा के लिए मजबूत हो जाती। और अंततः जो है इन्होंने सेना के साथ साथ में जो कूटनीति भी नहीं की, कि जैसे इब्राहिम लोधी के साथ जाते हुए विक्रमादित्य लोधी क्या हो गया, विक्रमादित्य तोमर जो है मारा गया वहाँ पर। हो सकता था भाई किसी दर्जा तक का क्या कर देते, कोई सामंत भेज देता विक्रमादित्य तोमर अपना जाने के लिए, वहाँ पर युद्ध करने के लिए स्वयं जाने की आवश्यकता न थी। तो ये जो है क्या हो जाएगा, आपकी स्थिति हो जाएगी। और देखिएगा, थोड़ा आंसर राइटिंग मैं अभी फ़िलहाल में नहीं कर रहा हूँ, और इसका कारण ये है कि फ्रेंड्स जो है मेरा मतलब 24 या 25 जून को क्या होने वाला है, JRF का एग्ज़ाम है, ठीक है, नेट JRF का क्या है एग्ज़ाम है। मैं उसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा जो है फ़िलहाल में देख रहा हूँ। और इसके बाद जो है 1 जुलाई से क्या हो जाएगा, 100% मैं मेंस के लिए क्या हो जाऊँगा, खाली हो जाऊँगा। फिर देखना थोड़ी सी 2-2 क्लासें होने लगेंगी और 2-2 यूनिट जो है क्या करेंगे, साथ में जो है करने लेंगे। तो इसी वजह से मैं अभी आंसर राइटिंग नहीं कर रहा हूँ। बाकी जो है ये एक बार जो है इसको दे लेते हैं, देन इसके बाद में क्या करते हैं, MPPSC जो है, तो मैं खुद अभी जो है मेंस की तैयारी भी नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो क्या करना है, 2 मेंस लिखना है, लेकिन मैं जो है मतलब मेंस को नहीं, लेकिन अंततः मेंस जो क्या है भाई, तैयारी तो करते ही रहना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक दिन की बात नहीं है। और ये क्या है, मेंस जो है एक दिन में नहीं ठीक होता है। आप जब लगातार कार्य करते रहते हैं तो वो तब जो है कई मतलब सालों के बाद में जो क्या होता है, ये काम जो है सफल होता है। लेकिन आप लगे रहिएगा, देखिएगा आप जो है हर दिन क्या हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, और हर दिन सीखना पड़ता है। तो चलिएगा, अगर आप जो मेंस के आंसर राइटिंग सीखना चाहते हैं, अपनी कॉपी चेक करवाना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, 9691113865 पर क्या कीजिएगा, जो है इस पर मैसेज कीजिएगा। वहाँ पर जो है आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।